Hello student, in this video lecture we are dealing with mechanism of carbon fixation and this title underlying in the dark reaction. Mechanism of carbon fixation. Fixation is also called as reduction and reduction means addition of hydrogen. इस हेडिंग का एक बेसिक थीम ये है कि लीफ में जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है तो इस लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐड करके देगा NADPH2 जिसका फुल फॉर्म में लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। तो ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा रिडक्शन, क्योंकि आप जानते हैं कि रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और जब ये रिड्यूस हुआ तो आपको यहां पे मिल जाएगा ग्लूकोज C6H12O6। कई क्वेश्चंस आपके माइंड में अभी फिलहाल आ रहे होंगे कि सर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, सर ये कैसा पॉसिबल है कि कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हो गया तो ग्लूकोज तैयार हो गया। ये सारी जो आपके क्वेश्चन है, आपकी जो क्यूरीज है, इसके आंसर ही डिटेल में पता लगाने के लिए हमको मैकेनिज्म डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। एक्चुअली ये सेंट्रल थीम है। ये सेंट्रल थीम आपको कम से कम याद रख लेना चाहिए कि कार्बन फिक्सेशन का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच फॉर्म द ग्लूकोज। रिडक्शन किसका हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड to form the glucose. It is called as carbon fixation. Now mechanism of carbon fixation are broadly classified into two types. The first type is C3 cycle and second type is C4 cycle. Yes. इस रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए दो तरीके हैं। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए दो तरीके, पहला है C3 साइकिल और दूसरे C4 साइकिल। देखिए साइकिल का मतलब क्या होता है? साइकिल का मतलब होता है सीरीज ऑफ रिएक्शन। सीरीज यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे सीरीज ऑफ रिएक्शन जो एक पॉइंट से स्टार्ट हुई है और उसी पॉइंट पर आकर के एंड हो गई। ऐसी सीरीज ऑफ रिएक्शन को जिसका इनिशियल पॉइंट एंड पॉइंट एक ही है उसे कहा जाएगा साइकिल। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म का पहला पार्ट C3 साइकिल। ओके, सो वी आर स्टार्ट विथ C3 साइकिल। C3 साइकिल के जितनी रिएक्शंस हैं सारी सीरीज ऑफ रिएक्शन मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। इनके साथ इनके एसोसिएट्स भी थे यानी कोवर्कर, जिनका नाम था बेंसन। तो C3 साइकिल को केल्विन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है या केल्विन बेंसन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। केल्विन ने C3 साइकिल डिस्कवर करने के लिए जिस ऑर्गेनिज्म का यूज किया था वो दो ऑर्गेनिज्म थे। एक का नाम था क्लोरेला और दूसरे ऑर्गेनिज्म का नाम था सेंडेस्मस। क्लोरेला एंड सेंडेस्मस, बोथ ऑफ दीज आर यूनिसेल्यूलर अलगी। दोनों ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर अलगी है यानी एक ही सेल से बनी हुई प्रीमेटिव टाइप की अलगी। केल्विन ने ये दोनों यूनिसेल्यूलर और अलगी को यूज तो किया, लेकिन इसी के साथ साथ उसने कार्बन यूज किया C14 विच इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप। C14 रेडियोएक्टिव आइसोटोप वाज यूज्ड बाय केल्विन टू ट्रेस द कार्बन पाथवे, टू ट्रेस द कार्बन पाथवे। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, साधारण सा मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ये है आपका क्लोरेला यानी ऑर्गेनिज्म।
इस ऑर्गेनिज्म में एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर हुआ। अब ये है तो कार्बन डाइऑक्साइड, पर इसके पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1C, यानी एक कार्बन। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन क्लोरेला में जाता है। क्लोरेला में बहुत सारे केमिकल्स हैं। किसी केमिकल के पास 2 कार्बन, किसी केमिकल के पास 5 कार्बन, किसी के पास अपने 10 कार्बन है, किसी के पास अपने ही 4 कार्बन है, 3 कार्बन। अलग अलग कार्बन के केमिकल कंपाउंड ऑलरेडी क्लोरेला के अंदर प्रेजेंट है। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया, इस कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन कौन से कार्बन के साथ कंबाइन होगा और कौन सा कंपाउंड यानी कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑलरेडी प्रेजेंट है। आपका कार्बन कौन से मॉलिक्यूल के साथ मिक्स हो गया, इसका हमको आइडिया नहीं रहेगा। इसीलिए केल्विन ने क्या किया कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को लेबल कर दिया, लेबल चिपका दिया। कौन सा लेबल? रेडियो एक्टिव आइसोटोप, और उसका नंबर कितना? 14। अब देखिए कितना आसान हो गया कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन क्लोरेला के अंदर पेनिट्रेट हुआ, जहां जहां जाएगा अपने 14 नंबर के लेबल के साथ जाएगा। एग्जाम्पल, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा मैं ये लेबल एक्सप्लेन करने के लिए, कि मान लीजिए कि आपने एक पिजियन पाला, कबूतर पाला, और आपके पड़ोसी ने भी कबूतर पाले हैं। उसके पास 50 कबूतर है, आपके पास 1 कबूतर है। उसके जिस तरह के 50 कबूतर है, सेम सिमिलर टाइप का कबूतर आपके भी पास है, यानी कोई खास डिफरेंसेस नहीं है। अगर आपका पिजियन उसके 50 पिजियन के अंदर मिक्स हो जाता है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि आपका पिजियन कौन सा है। वो भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा जो 50 कबूतर का मानक है। अब इस चीज को अवॉइड करने के लिए केल्विन ने क्या किया, मतलब आपने क्या किया कि आपका जो कबूतर है, आपका जो पिजियन है, उसके पैर पर आपने एक आइडेंटिफाई करने के लिए धागा बांध दिया, एक पैर पर धागा बांध दिया। अब जहां जहां आपका कबूतर जाएगा, जाहिर सी बात है वो धागा भी उसके साथ साथ चले जाएगा। अब ये कबूतर आपका जो है वो 50 कबूतर में मिक्स हो गया। आप बताइए कि आपके कबूतर को 50 में आइडेंटिफाई करना इजी है या डिफिकल्ट है? यस, इट इज इजी, क्योंकि आपने क्या किया, आपके कबूतर को लेबल कर दिया। सेम यहां पर केल्विन साहब ने एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को पहचानने के लिए कि भाई एटमॉस्फेयर से जो कार्बन जाएगा वो किधर किधर जाएगा, तो उन्होंने एटमॉस्फेयर के कार्बन को क्या कर दिया? लेबल C14। इट इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव आइसोटोप C14 विच इज यूज्ड बाय केल्विन। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वी आर स्टडिंग द मैकेनिज्म ऑफ कार्बन फिक्सेशन अंडर डार्क रिएक्शन। मैकेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप्स, C3 साइकिल एंड C4 साइकिल। हम कौन सी स्टडी कर रहे हैं? C3 साइकिल means series of reaction discovered by Kelvin and Benson from the unicellular algae chlorella and Sandesmus. They use C14 radioactive isotope to trace carbon pathway. To trace carbon pathway यानी कार्बन के रास्ते को, कार्बन के पीछे पीछे जाना और उसको ट्रेस करना, पहचानना कि आपका एटमॉस्फेरिक कार्बन क्लोरेला में कहां कहां गया, किससे मिला, कितने कार्बन का प्रोडक्ट तैयार किया। ओके, next thing, Melvin Kelvin also used hot methanol to kill the algae. अब इस algae में कंप्लीट रिएक्शन हो गई। इस algae में कार्बन को ट्रेस करने के लिए इसको किल करना जरूरी होता है, और केल्विन ने इस algae को किल करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज किया? हॉट मीथेनॉल। Kelvin used hot methanol to kill the algae. पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। ये सारी चीजें के बाद में एक और पॉइंट है कि केल्विन ने C3 साइकिल का कंप्लीट मैकेनिज्म डिस्कवर करने के लिए 2 टेक्निक का यूज किया। द फर्स्ट टेक्निक वाज ऑटो रेडियोग्राफी।
इससे आपको पता चलता है कि कौन से समय कितने कार्बन की चेन फॉर्म हुई और आपका एटमॉस्फेरिक कार्बन कैसे कैसे चेंज होते होते फाइनली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। सेकंड टेक्निक यूज्ड बाय केल्विन इज पेपर chromatography. So these are all the historical background of C3 cycle. मिनिमम इतने पॉइंट आपको अपने दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स कर लेना है रिलेटेड टू द C3 साइकिल। C3 साइकिल डिस्कवर किसने किया, C3 साइकिल के लिए कौन सा कार्बन यूज किया गया, C3 साइकिल के डिस्कवरी करने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म का यूज किया गया, ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज किया गया, कौन सी दो टेक्निक थी जो केल्विन ने यूज किया C3 साइकिल को डिटेक्ट करने के लिए। अब हम बात आगे बढ़ाते हैं कि जब हुआ क्या, देखिए फॉर एग्जांपल दिस इज योर ऑर्गेनिज्म दैट इज क्लोरेला। ओके, इस क्लोरेला में जब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड पेनिट्रेट हुई, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के पास में भाई कार्बन कितने हैं 1, तो यहां पे ऑलरेडी लिख के रख देता हूं 1C। तो केल्विन ने इसको ऑलरेडी लेबल तो कर रखा था। अब जहां जहां ये कार्बन जाएगा ये अपने लेबल को साथ में लेकर के जाएगा और पहचानने में डिटेक्शन में आसानी रहेगी। जैसे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरेला में एंटर हुआ तो इसने 3 कार्बन का कंपाउंड बनाया। ये 3 कार्बन की चेन है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो इससे केल्विन और उसके वर्कर्स ने अंदाजा लगाया कि भाई एक कार्बन अंदर गया और 3 कार्बन का प्रोडक्ट बना। तो इस एक कार्बन को कितने कार्बन ने रिसीव किया होगा ताकि 3 कार्बन का प्रोडक्ट बना। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, मिसाल के तौर पे आप ट्रेन में से अकेले उतरे, सिंगल अकेले उतरे आप आपकी बोगी में से, और जब आप रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते हैं तो आपके साथ आपके 2 दोस्त भी होते हैं, यानी आप मिलाकर 3 लोग रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते हैं। ट्रेन में से आप अकेले निकले, रेलवे स्टेशन के बाहर 3 लोग, ट्रेन से बाहर आप अकेले, रेलवे स्टेशन के बाहर 3 लोग, यानी आपको कितने लोगों ने रिसीव किया? यस ऑफ कोर्स 2 लोगों ने रिसीव किया। यहां पर वही मेथड या वही मिसाल फिट होती है कि एक कार्बन अंदर आया और प्रोडक्ट 3 कार्बन का बन गया, यानी अंदर आने वाले एक कार्बन को कितने कार्बन कंपाउंड ने रिसीव किया? 2 कार्बन कंपाउंड। यही सोच थी केल्विन की और उसके वर्कर्स की, और उन्होंने इस 2 कार्बन वाले कंपाउंड को, जिसने CO2 को रिसीव किया होगा, 2 कार्बन वाले कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए केल्विन और उसके साथियों ने कई साल गुजार दिए। So many years they get lost, but they did not find any 2 carbon compound which is the receiver of atmospheric carbon dioxide. उनको वो 2 कार्बन वाला कंपाउंड मिल ही नहीं पाया जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है। आखिरकार अपनी मेथोडोलॉजी चेंज किया केल्विन ने। केल्विन ने अपने सोच को बदला और फिर उसने अब बहुत मेहनत करके, बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करके पता लगाया कि क्लोरेला में ऐसे 2 कार्बन का कोई कंपाउंड होता ही नहीं है कि जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करे, बल्कि क्लोरेला में 5 कार्बन वाले कंपाउंड होता है, 5 कार्बन कंपाउंड जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करेगा और 6 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा। फिर वो जो 6 कार्बन की चेन रहेगी वो बीच में से एग्जैक्टली ब्रेक होगी, 3-3 कार्बन के 2 फ्रैगमेंट या 2 पीसेस मिलेंगे। तो दिस 5 कार्बन कंपाउंड, द नेम ऑफ दैट 5 कार्बन कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन क्लोरेला इज RUBP। इस RUBP का फुल फॉर्म मैं यहाँ पे आपको लिखा देता हूं, आप भी पैरेलल रजिस्टर में नोट करते जाइए और याद रख लीजिए। RU का फुल फॉर्म होता है राइब्यूलोज विच इज अ 5 कार्बन शुगर। यहां पे बीच में एक नंबर लिखा हुआ नहीं होता है हमेशा, लेकिन मैं यहां पे लिख देता हूं उस नंबर, वो नंबर है 1,5, यानी फर्स्ट कार्बन एंड 5th कार्बन। अभी एक्सप्लेनेशन में देखेंगे अपन। BP, B का फुल फॉर्म होता है 20,
जिसको आप चाहें तो बाय भी पढ़ सकते हैं और डाई पढ़ेंगे तो यहाँ पे डी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे RUDP कुछ बुक्स में लिखा हुआ होता है, RUBP भी करेक्ट है, RUDP भी करेक्ट है। B फॉर बीस एंड D फॉर डाई और B फॉर बाय भी लिख सकते हैं। अब लास्ट में आता है आपका P, तो P का फुल फॉर्म होता है बच्चों फास्फेट। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ RUBP। इसको कैसे याद रखेंगे आप? RUBP का फुल फॉर्म राइब्यूलोज 1,5-बीस फास्फेट। यस, बोलिए एक बार, राइब्यूलोज 1,5-बीस फास्फेट, या फिर बायफास्फेट भी कह सकते हैं, या आप डायफास्फेट भी कह सकते हैं अगर यहां RUDP रहा था। तो क्या है ये RUBP? इट इज वन ऑफ द 5 कार्बन कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरेला टू रिसीव द कार्बन डाइऑक्साइड। ये 5 कार्बन का कंपाउंड क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करेगा। अब देखिए 5 कार्बन प्लस 1 कार्बन ऑफ द CO2, तो कितने कार्बन का चेन हो गया भाई? 6 कार्बन चेन। और ये 6 कार्बन चेन जब बीच में से ब्रेक होगा, मान लीजिए ये चेन है 3, 4, 5 एंड दिस इज सपोज 6, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6 कार्बन आर प्रेजेंट इन द चेन। सपोज ये बीच में से चेन अगर ब्रेक डाउन हुई तो एक तरफ 3 कार्बन का कंपाउंड मिलेगा आपको और दूसरी तरफ भी 3 कार्बन का कंपाउंड मिलेगा। 3-3 कार्बन के कितने कंपाउंड मिलेंगे? दोनों एक दूसरे से 100% सिमिलर है, आइडेंटिकल है। तो आप इसको ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। ओके, सो व्हाट इज दिस 2 फैक्टर? इट इज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल, दोनों एग्जैक्टली सिमिलर हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। यहां से स्टार्ट करते हैं हम C3 साइकिल का मैकेनिज्म। देखिए, अब आपको क्लोरेला, ये पहले आप एज इट इज वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, इसकी नोट्स बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक पॉइंट भी छूटना नहीं चाहिए आपका। ओके, तो अभी आपको क्लोरेला को रिप्लेस करना पड़ेगा क्लोरोप्लास्ट से, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। So suppose this carbon dioxide get enter in the stroma of chloroplast. This carbon dioxide is received by RUBP, जिसका फुल फॉर्म ऑलरेडी हम याद कर चुके हैं, राइब्यूलोज 1,5-बीस फास्फेट। कितने कार्बन का कंपाउंड है भाई? 5 कार्बन। और आपके CO2 के पास में कितने कार्बन हैं? 1 कार्बन। ओके, तो ये CO2 RUBP में ऐड होता है। इस एडिशन वाली प्रोसेस को कहा जाएगा कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ RUBP में। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP में ऐड करने के लिए एंजाइम जरूरी है, और यहां पे जो एंजाइम लगेगा उस एंजाइम का नाम रूबिस्को 5,बीस फास्फेट। सी के दो, सी और ओ आखिरी में है, तो सी फॉर कार्बोक्सिलेज एंड ओ फॉर ऑक्सीजीनेज। ये रूबिस्को का एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है, जो मैं एक पर्टिकुलर लेक्चर लेकर आपको बताऊंगा, यानी एक लेक्चर पूरा हम रूबिस्को के ऊपर ही ले लेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इन प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड गेट एडेड इन द RUBP एंड एज अ रिजल्ट, अब देखिए कि 5 कार्बन में 1 कार्बन ऐड हुआ, तो आपको प्रोडक्ट में 6 कार्बन का चेन मिलेगा। और इस चेन में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, इसीलिए ये जो 6 कार्बन का कंपाउंड है इसे कहते हैं 6 कार्बन अननोन कंपाउंड। एंड दिस 6 कार्बन अननोन कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल। बहुत अनस्टेबल 6 कार्बन की चेन है, ये बेचैन है एकदम।
स्टेबल होने की कोशिश कर रही है। स्टेबल होने के लिए क्या होगा कि इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर आके ऐड होगा और 6 कार्बन की चेन बीच में से स्प्लिट हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी, 2 आपको पीसेस मिलेंगे, दोनों 3-3 कार्बन के रहेंगे और दोनों कंपाउंड एक दूसरे से आइडेंटिकल हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकडाउन और स्प्लिटिंग, यहां पे स्प्लिटिंग लिख लेना है, रिएक्शन का नाम स्प्लिटिंग मतलब 6 कार्बन की चेन बीच में से ब्रेक हुआ, सो यू गेट द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड एंड द नेम ऑफ दैट 3 कार्बन चेन इज फास्फोग्लिसरिक एसिड। एक रफ डायग्राम में यहां पे ड्रॉ करता हूं कार्बन स्केलेटन। ये 3 कार्बन का चेन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। ओके, तीसरे कार्बन पर फास्फोरस है, इसीलिए कंपाउंड को नाम दिया जाएगा 3-फास्फो। कंपाउंड का नाम रहेगा ये 3-फास्फो। इसका ये मतलब नहीं कि 3 फास्फोरस ग्रुप है, नहीं, इसका मतलब यह है कि तीसरे नंबर के कार्बन पर फास्फोरस है, एक ही फास्फोरस है। ओके, तो 3-फास्फो 3 कार्बन की चेन है, तो इसे कहते हैं ग्लाइसिर। ओके, और फर्स्ट कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है एसिड, तो कंपाउंड का नाम हो गया 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड। के मॉलिक्यूल्स कितने मिले आपको? 2। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आई एम राइटिंग इन द सर्कल। सर्कल में जो नंबर लिखा हुआ है दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नाउ 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड अंडरगो फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन, देखो राइलेशन का मतलब होता है एडिशन, फास्फोरस का एडिशन हो रहा है और फास्फोरस ला करके कौन देगा भाई? तो फास्फोरस एटीपी के पास बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। हर एक एटीपी के पास 3 फास्फोरस है, लेकिन एक एटीपी 3 में से खाली एक ही फास्फोरस दे सकता है, एक से ज्यादा फास्फोरस नहीं दे सकता। तो यहां पर एटीपी मॉलिक्यूल 3 में से एक फास्फोरस सबस्ट्रेट को डोनेट कर देगा। ओके, तो इसके पास में बचेंगे 2 ही फास्फोरस, मतलब एडीपी। अब ये कंपाउंड है, फास्फोरस एटीपी से निकल के कंपाउंड के पास गया, तो कहां गया? इस एसिड ग्रुप को थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूं, यहां पर ए फॉर एसिड, और पहले कार्बन के ऊपर जाकर अटैच हुआ फास्फोरस। एटीपी के 3 में से एक फास्फोरस जो कंपाउंड के पास गया था, वो कौन से कार्बन पर अटैच हुआ? फर्स्ट कार्बन पे। तो आप देखिए कि कंपाउंड में पहले से एक फास्फोरस था थर्ड कार्बन पे, अब जो फास्फोरस आया वो फर्स्ट कार्बन पे। टोटल कितने फास्फोरस हो गए? 2 फास्फोरस, और दोनों फास्फोरस 2 है, तो आप इसको डाई भी कह सकते हैं, बाई भी कह सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि 2 फास्फोरस अलग अलग कार्बन पर है, तो आप वर्ड यूज करेंगे 20। इस केमिकल कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1,3, यानी फर्स्ट कार्बन एंड थर्ड कार्बन पर टोटल कितने फास्फोरस है? 2, बट डिफरेंट कार्बन पर है, तो इसे कहा जाएगा 1,3 20 फास्फो ग्लिसरिक एसिड। समझे यहां तक के? तो देखिए पहली जो फेज है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड इन द RuBP टू फॉर्म 3PGA। सो दिस मच स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन। इतनी स्टेप का कंप्लीट नाम रहेगा कार्बोक्सिलेशन। ओके, नाउ आफ्टर 3-phosphoglyceric acid to 1,3 bis-phosphoglyceric acid, which reaction is taking place? रिएक्शन कौन सी हुई ये कैसा पता लगाएंगे आप? आपको सबस्ट्रेट को देखना है कि सबस्ट्रेट में कौन से टाइप का चेंज हुआ। यहाँ पे सबस्ट्रेट में क्या चेंज हुआ भाई? फास्फोरस ऐड हुआ, तो एडिशन ऑफ फास्फोरस इज नोन एज phosphorylation. So this reaction is phosphorylation reaction. Now ATP is used, और ATP अस्टिमुलेटरी पावर है जो लाइट रिएक्शन में जनरेट हुआ था, अब डार्क रिएक्शन में यूज्ड अप हो गया।
नाउ 1,3 bis-phosphoglyceric acid use another reducing power comes from the non-cyclic photophosphorylation and that is NADPH2। यहां पे देखिए NADP एक कंपोजिट मॉलिक्यूल है, अखंड मॉलिक्यूल है, और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के से हाइड्रोजन को होल्ड करके रखा, यानी हाइड्रोजन को टेम्पररीली पकड़ के रखा। वक्त आने पर NADP हाइड्रोजन डोनेट कर देगा और निकल जाएगा। यहां पे वो वक्त आ चुका है। सो NADP डोनेट द हाइड्रोजन into what? Into 1,3 bis-phosphoglyceric acid। तो ये सबस्ट्रेट है भी आपका इस रिएक्शन के लिए। अगली रिएक्शन के लिए पिछला कौन होता है? सबस्ट्रेट होता है। तो सबस्ट्रेट के साथ क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। However, both steps may be collectively known as reduction। दोनों रिएक्शन को रिडक्शन कहा जाएगा, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट ये रहेगा कि आप ऊपर वाली रिएक्शन को फास्फोराइलेशन नाम दें और नीचे वाली रिएक्शन को एक्चुअली रिडक्शन नाम दें। सो आफ्टर रिडक्शन व्हाट विल हैपन? एसिड फंक्शनल ग्रुप गेट चेंज इनटू aldehyde functional group and your compound will now become 1,3 bis-phosphoglyceraldehyde। और साइमल्टेनियसली होता यह है कि 3 कार्बन की छोटी सी चेन है, दो फास्फोरस नहीं संभाल सकती, इसीलिए इसी रिएक्शन के दरमियान फास्फोरस एलिमिनेट हो जाता है। तो यहां पे अब पहले कार्बन के पास फास्फोरस नहीं है तो आपको 1 मिटा देना पड़ेगा। कार्बन सिर्फ किसके पास है? फास्फोरस सिर्फ किसके पास है? थर्ड कार्बन के पास, और एक ही फास्फोरस है तो 20 लिखने की भी जरूरत नहीं। तो इसका नाम आ जाएगा 3-phosphoglyceraldehyde। दिस मच रिएक्शन इज नोन एज reduction or reductive phase। Actually, this C3 cycle has been divided into 3 different phases। First is carboxylation, second is reduction, and third phase is regeneration। और regeneration के पहले और एक है सिंथेटिक फेज। तो हम यहां तक के रोकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे 3PgAl।